क्या पेज चेंज करना? ये ठीक। शुरू करें? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। आज के टॉपिक के बारे में आप लोग को सूचित कर दिया गया है। संसद की संरचना और कार्यप्रणाली। संसद की संरचना और कार्यप्रणाली। ये पिछले क्लास में भी मैंने बताया था, ये संसद और संसद की कार्यप्रणाली क्या होती है। फिर अब नेक्स्ट इसके फंक्शन और स्ट्रक्चर की तरफ हम बढ़ेंगे। तो संसद का सदस्य बनने की योग्यता, सदस्य बनने की योग्यता। संसद में दो सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। तो अगर लोकसभा का सदस्य, लोकसभा के लिए लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। दूसरा, वो लोकसभा के सदस्य, ये न्यूनतम आयु 25 वर्ष। वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। पद पर नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ निर्योग्यताएं भी हैं कि अगर वो ऐसा है तो लोकसभा के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता। जैसे मानसिक रूप से, वह मानसिक रूप से विकृत चित्त हो। विकृत हो, वह दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, दिवालिया घोषित कर दिया गया हो,
ऐसे व्यक्ति लोकसभा के लिए निर्वाचित नहीं हो सकते हैं। अब इसमें लाभ का पद क्या होता है? लाभ का पद देखिए, आमतौर पे हमारे संविधान में लाभ के पद की कोई चर्चा नहीं की गई है कि किस पद को लाभ का पद कहेंगे, किस पद को लाभ का पद नहीं कहेंगे। आमतौर पर लाभ का पद वही होता है जब पद पे रहते हुए सुविधाओं का उपभोग किया जाए। इन सुविधाओं में वेतन हो सकता है, इन सुविधाओं में घर की सुविधा हो सकती है, आने जाने के लिए परिवहन की सुविधा हो सकती है, मनोरंजन के लिए क्लब की सुविधा हो सकती है। तो किसी पद पर रहते हुए इन सुविधाओं का उपभोग करते हैं। कई ऐसे पद हैं भारत में जो किसी राज्य में लाभ के पद पर हैं, लाभ के पद की श्रेणी में है, तो किसी राज्य में लाभ के पद की श्रेणी में नहीं है। एक घटना की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने अपने विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया, जो लाभ के पद की श्रेणी में आता है, तो कोई भी व्यक्ति विधानसभा का सदस्य होते हुए लाभ के पद पर कैसे हो सकता है? यह तो संविधान का उल्लंघन है। इस मामले पे इलेक्शन कमीशन के द्वारा सुनवाई भी हुई थी। तो कई राज्यों में जो पद लाभ के पद में है वो दूसरे राज्यों में लाभ के पद में नहीं है। भारत में जब यूपीए की सरकार थी और यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी थी, संसद की सदस्य भी थी, उस समय भी ये सवाल उठे थे और उनको इस्तीफा देना पड़ा था। इसी प्रकार की एक घटना उत्तर प्रदेश में हुई थी, जब उत्तर प्रदेश में फिल्म के प्रमोशंस के लिए, फिल्म इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जिसके अध्यक्ष जया भादुड़ी थी और राज्यसभा की सांसद भी थी। उन पर भी ये सवाल उठे थे कि राज्यसभा का सांसद होते हुए वो फिल्म प्रमोशन बोर्ड के चेयरमैन कैसे हो सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, हालांकि उनको उस समय तो इस्तीफा देना पड़ा, या फिर केंद्र सरकार ने सोनिया गांधी जिस पद पर थी उस पद को ही लाभ के पद के दायरे से बाहर कर दिया। तो इसलिए लाभ के पद को लेकर विवाद होते रहे हैं कि आखिरकार लाभ का पद, कौन सा पद लाभ का पद है, कौन सा पद लाभ का पद नहीं। अब जैसे राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यपाल का पद, ये लाभ के पद की श्रेणी में नहीं आते हैं। हालांकि इनको वेतन भी मिलता है, लेकिन ये संवैधानिक पद है, ये लाभ के पद की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो फिर लाभ का पद कौन? न्यायालय ने इसको स्पष्ट किया कि लाभ के पद कौन कौन से पद हो सकते हैं। जैसे
पहला अगर हम देख, अगर नियुक्ति का आधार, अगर नियुक्ति का आधार, नियुक्ति का अधिकार सरकार को है, तो यह पद लाभ के पद की श्रेणी में आता है। अगर पद से हटाने या बर्खास्त करने का अधिकार सरकार के पास है, बर्खास्त करने का अधिकार सरकार के पास है, तो ये लाभ के पद की श्रेणी में आता है। अगर तीसरा, अगर उस पद पर नियंत्रण सरकार का हो, तो वह पद लाभ के पद की श्रेणी में आता है। अगर अगर वह पद सरकार के लिए कार्य करता हो, अगर पद पर बैठा व्यक्ति सरकार के लिए कार्य करता हो, सरकार के लिए कार्य करता हो, ये सारे पद लाभ के पद के दायरे में आते हैं। और ऐसे पद पर व्यक्ति, अगर ऐसे पद पर व्यक्ति हो तो वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता नहीं रखता। ये तो लोकसभा के लिए, लाभ के पद के लिए। अब हाँ, यानी लोकसभा के लिए जो न्यूनतम आयु मैंने बताई थी 25 वर्ष, लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, तो राज्यसभा के लिए राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, न्यूनतम आयु होती है। तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। बाकी सब योग्यताएं वही हैं जो लोकसभा के लिए। इसलिए कभी कभी प्रश्न आता है कि भारत में प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। अगर इस तरह के प्रश्न आए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए यानी लोकसभा का सदस्य या
लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य? सदस्य या राज्यसभा का सदस्य? प्रधानमंत्री को या तो लोकसभा का सदस्य होना पड़ेगा या फिर राज्यसभा का सदस्य होना पड़ेगा, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यता के लिए उम्र 30 वर्ष है और लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। तो प्रधानमंत्री के बनने के लिए जो न्यूनतम आयु कितनी हो जाएगी? 25 वर्ष। यानी जो तो भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी प्रकार की उम्र सीमा निर्धारित नहीं की गई है, बल्कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा निर्धारित की गई, क्योंकि भारत में प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है। प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है। तो क्या होता है? भारत में प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। नियुक्ति होती है और ये नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये प्रश्न आते हैं, कई बार पूछा जा चुका है ऐसे प्रश्न, विशेषकर प्रारंभिक परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है, चुनाव होता है, नियुक्त होता है। तो भारत में राष्ट्रपति की, ये भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। इसको याद रखिए। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हमारे संविधान में एक तो ये मैंने बताया कि योग्यता भी निर्धारित की गई है। दल बदल कानून, दल बदल कानून बेसिकली ये, इसका उद्देश्य क्या था? दल बदल की प्रवृत्ति पर नियंत्रित, दल बदल की प्रवृत्ति पर नियंत्रित करना, दल बदल की प्रवृत्ति को नियंत्रित करना। इसका मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद सदस्य दल परिवर्तन कर लेते। चुनाव किसी और दल के चुनाव चिन्ह पर जीतते थे और जीतने के बाद
आप लोग की तरफ से एक प्रश्न आया है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। क्या है? इसको हिंदी में बहुलवादी व्यवस्था कहते हैं। बहुलवादी व्यवस्था कहते हैं। ये एक निर्वाचन प्रणाली है। ये निर्वाचन प्रणाली है। भारत में लोकसभा, विधानसभा, पंचायत चुनाव, के लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की प्रक्रिया अपनाई जाती है। लोकसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, ये तीनों जो मतदान होता है वो प्रत्यक्ष मतदान होता है। अब देखिए इस व्यवस्था में देश को एक निश्चित जनसंख्या के आधार पर, देश को एक निश्चित जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। तो भारत में कुल निर्वाचन क्षेत्र वर्तमान में 543, यानी 543, पूरे संपूर्ण भारत को 543 निर्वाचन क्षेत्र कंस्टिट्यूंसी में डिवाइड कर दिया गया। यानी भारत में 543 कंस्टिट्यूंसी है। अब हर कंस्टिट्यूंसी में उम्मीदवार यानी राजनीतिक दल अपना उम्मीदवार, अगर मान लें कि पाटलिपुत्र निर्वाचन क्षेत्र, अब इसमें सभी राजनीतिक दल जो चुनाव में भाग लेना चाहते हैं वो अपने अपने उम्मीदवार तय करेंगे। सपोर्ट जय जनता दल, कांग्रेस, भाजपा, आरजेडी, इतने से अगर 1 2 3 4 4 दल हैं, चारों दल के 4 उम्मीदवार खड़े हो गए। कितने उम्मीदवार हुए? 4। जो मतदान होगा, अब जब मतदान होगा तो 4 उम्मीदवार में से जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत प्राप्त होगा, सबसे अधिक मत प्राप्त होगा, वह विजयी होगा।
और वो संपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा, भले ही उसे कितना भी कम मत क्यों ना प्राप्त हुआ, फिर भी वो संपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा। इसे एक न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर अगर हम देखें, पाटलिपुत्र, चार उम्मीदवार, जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, चार दल है। मान लें कि यहां पे 60% वोटिंग हुआ, अगर सबको इक्वल वोट मिले तो 12-12, अगर मान लें कि 60 लोगों ने मत दिया तो 12 इसको भी, 12 इसको भी, 12 इसको भी, 12 इसको भी, नहीं 15-15 वोट, 15 यानी 60 वोट, 60 वोट मिला जिसमें सबको 15-15 मिला। तो इसमें किसी की हार जीत नहीं होगी क्योंकि सबको इक्वल वोट मिल गया। लेकिन अगर इसमें से किसी एक को, अगर मान लें कि इसको 14 मत ही मिला, तो इसमें किसी को एक को क्या मिलेगा, +1 यानी 16 वोट मिलेगा। तो 16 वोट प्राप्त करने वाला उम्मीदवार, यानी जो 16 वोट प्राप्त करने वाला उम्मीदवार चुनाव जीत जाएगा और वो पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा। प्रॉब्लम कहां है इस निर्वाचन प्रणाली में? अगर हम 60 वोट की अगर हम बात करें, जितने मतदान हुआ, अगर हम सिर्फ 60 वोट की अगर बात करते हैं, इसमें से 16 वोट एक उम्मीदवार को मिला, बाकी सारे वोट उसके खिलाफ मिले। बाकी जितने भी वोट मिले वो सब उसके खिलाफ मिले। इसके बावजूद मात्र 16 वोट प्राप्त करके यह चुनाव जीत गया, जबकि इसके खिलाफ कितने मत पड़े? तो जितना मत इसे प्राप्त हुआ उसे अधिक इसके खिलाफ मत पड़े, इसके बावजूद वो चुनाव जीत गया। क्योंकि बहुलवादी व्यवस्था में, बहुलवादी निर्वाचन प्रणाली में यही व्यवस्था। अगर मान लेते हैं यानी 60% ने तो, यानी 60 ने वोट किया, 40 ने किया भी नहीं, 40 ने नहीं किया। अगर ये टोटल अगर मान लें तो 100 होता है। अब 100 में सिर्फ 16 लोगों ने वोट दिया, एक उम्मीदवार यानी बीजेपी के उम्मीदवार को सिर्फ 16 लोगों ने वोट दिया। अगेंस्ट में कितने लोग चले गए? 84। इसके बावजूद 16 मत प्राप्त करके ये पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा, जबकि इसके खिलाफ कितने वोट पड़े? तो 84। इस व्यवस्था में ऐसी कोई, इस व्यवस्था में ऐसा कोई निर्धारण नहीं किया गया कि किसी भी उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए इतना मत प्राप्त करना आवश्यक। इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। क्यों ना 10 मत ही प्राप्त हो, टोटल 10% ही वोटिंग हुआ हो, फिर भी डिसीजन 10% में हो जाएगा। इसके अलावा नोटा आया, यानी जो लोग नोटा, यानी जो जिन यानी ये व्यवस्था उन लोगों के लिए की गई जो किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करते थे, लेकिन वो मत दें। वो कहते थे कि मुझे कोई, इसमें से जितने भी उम्मीदवार हैं
जितने भी उम्मीदवार हैं इसमें से कोई मुझे पसंद नहीं, तो मैं मत ही क्यों दूं? इलेक्शन कमीशन और कई एनजीओस, कोर्ट के जरिए ये व्यवस्था की गई, ये की गई कि इसमें ये प्रोविजन भी होना चाहिए जिसको हम नकारात्मक वोटिंग कहते हैं, नेगेटिव वोटिंग। लेकिन ये नोटा भी इफेक्टिव नहीं है। अगर 90% वोट अगर नोटा में गया हो और 10% फेवर में गया हो, फिर भी डिसीजन 10% में हो जाएगा। तो नोटा ये इफेक्टिव नहीं है, इसलिए नोटा को इफेक्टिव बनाने की जरूरत है। यही सिस्टम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट कहलाता है। समझ गए होंगे कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट क्या है, इसमें कमियां हैं, निश्चित तौर पर उन कमियों को दूर करने की जरूरत है। एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जहां 10%, 5% मत प्राप्त करके पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना, यह प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है। और निश्चित तौर पे इसमें एक परिवर्तन, लेकिन यह सिस्टम इतना सहज और इतना सरल है, इतना आसान है कि दुनिया के लगभग सभी जहां भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, जहां चुनाव होते हैं, जहां जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन किया जाता है, वहां पर यह व्यवस्था अपनाई जाती है। क्योंकि जैसे ही हम एक निश्चित मत निर्धारित कर देंगे कि इससे कम मत प्राप्त करने पर प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होगा, तो यह प्रक्रिया काफी लंबी हो जाएगी। और विशेषकर भारत जैसे देश में जहां मल्टी पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम यानी हजारों राजनीतिक दल है, जो हजारों राजनीतिक दल हैं जो चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जो राजनीतिक चुनाव में सक्रिय हैं। तो अगर दलों की संख्या अधिक होगी, दलों की संख्या अधिक होगी, तो निश्चित तौर पर मतों का बंटवारा होगा। तो वैसी स्थिति में अगर हम तय करें कि चुनाव जीतने के लिए 40% वोट अगर लेना जरूरी है, प्राप्त करना जरूरी है, तो कभी यह निर्वाचन प्रक्रिया पूरी ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि 40% मत प्राप्त करना मुश्किल होगा। इसलिए कमियां होने के बावजूद इस सिस्टम को अपनाया गया है। अब इस एक और उदाहरण, 2014 में बीजेपी को 31% वोट मिला था, 31% वोट मिला, 69% अगेंस्ट मिला था। इसके बावजूद बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल गया, यानी 272 जो ये मैजिक फिगर है इंडिया में, वो मिल गया, बल्कि अधिक ही मिला। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को इस चुनाव में, यानी 2014 के चुनाव में 20% मत प्राप्त हुआ था, 20%। बीजेपी को 31% वोट प्राप्त मिला था और बहुजन समाज पार्टी को 20% वोट मिला था। 20% वोट, 31% वोट मिला और इसे पूर्ण बहुमत मिल गया। और बहुजन समाज पार्टी को 20% वोट मिला,
एक भी सीट प्राप्त नहीं हुआ, एक भी सीट नहीं मिला। दोनों में वोटिंग परसेंटेज का कितना फर्क है? महज 11%। और सीटों में अंतर 0 और 272। वोटिंग परसेंट में ये कमी है इस बहुलवादी व्यवस्था की। अब सोचिए कि ये 20% जिन्होंने भाजपा, ये बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया, 20% लोगों ने जो बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया, इनका संसद में प्रतिनिधित्व कौन है? कोई नहीं। ये है कमी इससे बहुलवादी व्यवस्था। फिर भी इतनी कमियों के बावजूद यह व्यवस्था अभी भी लागू। इस पर विचार करना चाहिए, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो, हर वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व संसद में हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक। उम्मीद है कि इस व्यवस्था के बारे में आपको अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। और कोई क्वेश्चन है तो इस तरह भेज दीजिए। हमारे टेक्नीशियन हमारे साथ ही बैठे हुए हैं, आ जाएगा क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन? वैसे उत्तर नहीं मिल पाता है। इस राजनीतिक व्यवस्था को समझते समझते जिंदगी गुजर जाती है। अभी इस दौर में देखिए टेरिफिक सिचुएशन